में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में हम। तो देखो, संविधान कब बना, किसने बनाया, कितने लोग थे, कौन कौन कमेटी थी, इस सब को डिस्कस करने से पहले हमें बैकग्राउंड में डिस्कस करना होगा। पहले बैकग्राउंड को इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें पता तो चले कि संविधान की बातें ही क्यों चल रही थी। सीधा एकाएक कैबिनेट मिशन थोड़ी आ गया। उससे पहले जो बॉडी थी उनका क्या क्या डिमांड था और वो क्या बोलते थे, सबका अपना अपना काम है। 3-4 कमेटी बैठी थी, 3-4 बॉडी आई थी, तो उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी जी बोले कि इंडिया का पॉलिटिकल डेस्टिनी सिर्फ और सिर्फ हम तय कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया के लोग तय कर सकते हैं, कोई बाहरी नहीं। क्लियर। उसके बाद क्या होता है आपको पता है, साइमन कमीशन आती है 1927 में। साइमन कमीशन में कोई इंडियन न होने के कारण साइमन कमीशन का लोग विरोध करने लगते हैं, सारी पार्टी ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से जो उस समय के सेक्रेटरी है वो बोल देते हैं, समझिए एक तरह से चैलेंज कर देते हैं इंडियन को कि आपको लगता है कि हम जो संविधान बनाएंगे आपके लिए सही नहीं होगा, तो आप खुद एक संविधान बनाओ, जिसको ऐसा संविधान बनाओ जो सभी एक्सेप्ट कर पाए, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे धर्म के लोग, आप ही के पार्टी के सारे लोग एक्सेप्ट कर ले, आप बनाओ। तो उसके बाद एक ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है बॉम्बे में। तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है जिसका अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को ये ड्यूटी दिया जाता है कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू एक संविधान बनाते हैं जो कि अगस्त में वो सबके सामने रखते हैं, सारी पार्टियों के सामने। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत एक पूरा समझिए कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ पे प्रॉब्लम थी, डोमिनियन स्टेटस को लेके। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब है कि ये लोग चाहते थे कि हम ऑटोनमस रहे, पूरी तरह सब कुछ करने का हक हमें खुद हो, इंडिया के लोगों को ही। लेकिन ऊपर से हम अंदर किसके रहे, हम अंदर में रहे ब्रिटिश के गवर्नमेंट के ही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। ये रिपोर्ट 1928 में जो रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, यानी हम रहेंगे ब्रिटिश के अंदर ही, लेकिन इसमें ही हम सारा अपना संभालेंगे, डिफेंस वाला जो पार्ट होगा ना वो ब्रिटिश खुद संभालेगा। तो डोमिनियन स्टेटस में प्रॉब्लम क्या था, डोमिनियन स्टेटस तो जो ओल्ड एज पीपल थे, जो बहुत दिन से रिवोल्ट कर रहे थे, मूवमेंट में शामिल हो रहे थे, वो उन सबको तो सही लगा। लेकिन जो नए खून वाले थे, जो जिसको हम वार्म ब्लडेड बोल सकते हैं, जो नए लोग थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको ये सब पसंद नहीं था। उनको लगा कि नहीं भाई, डोमिनियन तो एक पुराना खेल हो गया, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहाँ पे और सब बात सेटल हुआ, ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद होता क्या है, 1934 में एम एन रॉय डिमांड करते हैं कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। एम एन रॉय बताते हैं कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जिस पे क्या दायित्व हो, जिस पे दायित्व हो संविधान बनाने की। तो स्टार्टिंग में एम एन रॉय बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर किया, डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। और फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया कि हमारा संविधान कौन बनाएगा, हमारा संविधान बनाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ वही मेंबर होंगे जो हम चाहते हैं, जो इंडियन लोग होंगे, कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस नहीं होगा संविधान बनाने के चक्कर में। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हो जाता है। वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, इसमें बहुत सारा सिचुएशन ख़राब था, आपको पता है। इस समय एक तरफ थे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, दोनों के बीच थोड़ा मतभेद हो गया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है। उसके बाद अगस्त ऑफर में, अगस्त ऑफर क्या है, अगस्त ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो दिया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसको, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन को, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को। क्यों
क्योंकि इस समय 1940 के आसपास ब्रिटिश की हालत बहुत ख़राब थी। आपको पता है हिटलर बहुत तेज़ी से विक्ट्री कर रहा था, कंटिन्यूअस जीत रहा था, ब्रिटेन बैकवर्ड पे चला गया था। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कोलिजन में थे, जैसे यूएसए और भी जो थे, उन्होंने बोला, जैसे रसिया वगैरह, सब ने बोला कि चलो भाई अब तुम क्या करो, अब तुम इंडियन को भी बुलाओ, इंडिया को भी खुले तौर पे बोलो कि आप चले आओ लड़ाई में साथ दो। क्योंकि इंडिया के जो बहुत सारे सोल्जर तो ऐसे भी लड़ ही रहे थे, क्योंकि इंडिया वो ब्रिटिशर्स आर्मी में थे पहले से, लेकिन पूरी तरह इंडिया शामिल नहीं था। तो अगस्त ऑफर इसलिए एक ऑफ़र दिया जा रहा था ताकि इंडियंस को लुभाया जा सके और इंडियन का सपोर्ट मिल जाता लड़ाई में, तो इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता। तो ऑफ़र में दिया क्या क्या गया था? ऑफ़र में सबसे पहले दिया गया था डोमिनियन स्टेटस। जैसे डोमिनियन स्टेटस दी गई की बात की गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले रिजेक्ट कर दिया, बोला कि डोमिनियन स्टेटस तो हम 10 साल पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे, अब तो डोमिनियन स्टेटस का सोचना भी मत, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके अलावे अगस्त ऑफर में था कि वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें इंडियन को एंट्री दिया जाएगा, और उसको बोला गया कि उसी ऑफर में कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद और उसके बाद उसने बोला कि एक और ऑफर दिया था कि वेटो पावर होगा किसको? माइनॉरिटी को। वेटो पावर किसको होगा? माइनॉरिटी को। तो जैसे वीटो सुना तो सीधा मुस्लिम लीग सीधा हाँ बोल दिया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीधा इसको ना बोल दिया। और क्लियर है, इसके बावजूद ही मुस्लिम लीग को ये आइडिया अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी उनके बैकएंड में चल रही थी कि चलो पार्टीशन की बात चल रही थी। अब होता क्या है, कोई एग्रीमेंट, हाँ, अगस्त ऑफर से कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आते हैं क्रिप्स। देखो अगस्त ऑफर किन्होंने दिया था? अगस्त ऑफर दिया था जो उस समय के वायसराय थे, वहाँ पे बैठे हुए वही दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा यार वहाँ पे जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं उनसे काम नहीं हो रहा है, हम अपने कैबिनेट के कुछ मेंबर भेजते हैं, शायद वो कुछ काम कर ले। तो वहाँ से क्रिप्स को भेजा गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया, चेयरमैन थे, और भी कुछ मेंबर थे, और भी शायद 2 मेंबर थे। वो इंडिया आते हैं और प्रपोजल देते हैं। किस बारे में प्रपोजल? कि आप अपना संविधान कैसे बनाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो तो एग्रीमेंट तो कर लो। लेकिन इन दोनों के बीच एग्रीमेंट ही नहीं होता है। मुस्लिम लोग तो सीधा एक ही चीज़ की डिमांड करें कि पहले ऑटोनोमस स्टेट बनाओ, ऑटोनोमस हमारा अलग देश बनाओ। किस लाइन पे? कम्युनल लाइन पे, कि हिंदू मुस्लिम की लाइन पे अलग देश बनाओ, तभी हम आगे बात करेंगे। तो क्रिप्स मिशन भी सीधा फेल हो जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है, जिसमें आपको पता है कि इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर लीडर को जेल में डाल दिया गया था। तो इस समय कुछ साल जब तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ तब तक जो मूवमेंट था एकदम थमा हुआ था, मूवमेंट में कुछ आगे हो ही नहीं रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंग्लैंड में जो सरकार आती है, नई पार्टी की आती है, न्यू लेबर पार्टी की आती है। न्यू लेबर पार्टी चाहती है कि हम इंडिया को ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम पावर दे दें, इंडिया को जल्दी से जल्दी पावर ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि इंग्लैंड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इंग्लैंड की। उनको पता था कि इंडिया पे हम ज़्यादा दिन तक रहे तो इंग्लैंड की ही हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो भाई कॉन्फ्रेंस करवाओ। कॉन्फ्रेंस में कौन थे? एक तरफ तो वायसराय थे जो कि वॉवेल था उस समय का वायसराय, और बोला कि सभी पार्टी को बुलाया जाए, सभी पार्टी से एक जगह बात किया जाएगा। द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज अरेंज्ड बाय लॉर्ड आर्चिबाल्ड वॉवेल एंड द मेजर पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या हुआ था कि वॉवेल प्लान फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये देखो वॉवेल अभी भी चाहता था कि सब साथ रहें और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिले, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन आप अलग नहीं हो। क्लियर है? लेकिन ये भी टॉक सिंपल सीधा फेल हो गया, क्योंकि अभी भी पूरी तरह वो इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं।
और सेपरेट अभी मुस्लिम लीग को तो चाहिए एक देश, इसकी भी मांग नहीं कर रहे। अब आते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं, एक होते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये भी आते हैं, ये प्रपोजल लेके आते हैं किस लिए? देखो अभी सारे लोग प्रपोजल लेके आ रहे हैं संविधान बनाने के लिए, संविधान तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ये भी और इन्होंने ये भी बात करी कि वेज एंड मीन्स टू ट्रांसफ़र की किस तरह, क्योंकि सीधा ब्रिटिश थोड़ी भाग जाएंगे, कि किस तरह ट्रांसफ़र किया जाएगा पावर और पावर कितना पावर किसको दिया जाएगा, ये सब निगोशिएशन किया गया। द डेलीगेशन रिजेक्टेड द क्लेम फॉर सेपरेट, मतलब कैबिनेट मिशन ने सीधा मना कर दिया कि हम सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे ही नहीं करेंगे। और इन्होंने मेनली 2 चीज़ों की बात की, एक सबसे पहले कि पावर किस तरह ट्रांसफ़र किया जाएगा और कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ बात कर दी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा। देखो इंटरिम गवर्नमेंट सिंपल होता है टेम्पररी, क्योंकि आज़ादी को तो अभी समय है, कुछ समय है ना बाद, तो टेम्पररी, क्योंकि इंडियन को भी एक्सपीरियंस देना है ना, तो कुछ समय के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बना देते। इंटरिम गवर्नमेंट में इंडियन होंगे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के होंगे और भी पार्टी के होंगे, मुस्लिम लीग के होंगे। जब इनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ब्रिटिश क्या करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। क्लियर है? तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दी। इंटरिम गवर्नमेंट स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भाग लेने लगा। क्लियर है ना? और उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में। कैबिनेट मिशन ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली, देखो कैबिनेट मिशन, भले ही कैबिनेट मिशन को बात नहीं मान रहे थे दोनों, लेकिन मोर और लेस दोनों में एग्रीमेंट हो गया। मुस्लिम लीग भी थोड़ी देर के लिए मान गए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग और उखड़ गया और वो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट वो करने लगा, जो ना दंगे वगैरह होने लगे बंगाल वगैरह में, बिहार वगैरह में। तो उसके बाद माउंटबेटन प्लान में दोनों ने सोचा कि चलो पार्टीशन ही करते हैं, मार काट से अच्छा पार्टीशन, दोनों अलग अलग रह जाते हैं। क्लियर? तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, ये मेन बॉडी है, इसको किसके प्लान के हिसाब से फॉर्मुलेट किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से फॉर्मुलेट किया गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे, इसमें से 296 तो ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के। क्लियर? उसके बाद इसमें से 296 में से 292 जो थे वो आते थे गवर्नर प्रोविंस में, मतलब सिंपल जो अभी टाइप का जो स्टेट टाइप का होगा ना उसमें। और जो 4 लोग आते थे, 4 लोग आते थे, 4 यूटी टाइप की थी, वहाँ से 4 यूनियन टेरिटरी थी ना, वहाँ से समझ लीजिए, उसको हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी बोलते हैं। और 11 लोग आते थे, 11 गवर्नर प्रोविंस था, 11 गवर्नर प्रोविंस में से टोटल 29 आते, 292 आते। आप डिवाइड कर लो, पॉपुलेशन के हिसाब से एक्चुअली होता था, ऐसा नहीं कि समय से इक्वल। और इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड होता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, ये आपको पता होगा, इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड। 296 जो टोटल है उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को के पास 208 था, और उसके अलावे मतलब ऑल जनरल सीट एक्सेप्ट 9, और मुस्लिम लीग के पास 73 और इंडिपेंडेंट भी थे 15। क्लियर? प्रिंसली स्टेट स्टार्टिंग में सीधा आना मना कर दिया। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाईएस्ट सीट कहाँ से आई थी? हाईएस्ट सीट आई थी 55 आई थी, कहाँ से? ट्रावनकोर यूपी से। और हाईएस्ट सीट जो कि आई थी प्रिंसली स्टेट से, किस प्रिंसली स्टेट से आई थी? ट्रावनकोर से। क्लियर है ना? हमें ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा सारे लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ये बस नंबर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कोई। चलिए ठीक है। अब काम कैसे करती थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली? काम कैसे करती थी? सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। उसके बाद पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट किसको बनाएगा? पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट थे। इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया था ना, टेम्पररी, कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तब तक पुराने वाले हैं जो सबसे ओल्ड एज है उनको प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाएगा 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर को चुनाव हो जाता है प्रेसिडेंट का। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं।
एच.सी. मुखर्जी बनते वाइस प्रेसिडेंट और बी.एन. राव बनते कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। मुस्लिम लीग भी देखो प्रिंसली स्टेट भी स्टार्टिंग से नहीं आ रहा, मुस्लिम लीग भी नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग तो सीधा बायकॉट कर दिया कि जब तक भाई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाओगे हम भाग नहीं लेंगे। तो मुस्लिम लीग एंट्री नहीं ले रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाने के लिए, समझे। मुस्लिम लीग बाद में अपना अलग बनाता है जब पार्टीशन के बाद। अब इन लोगों के पास एक क्वेश्चन था कि सीधे अपने आप से संविधान थोड़ी बना लें, कुछ इनके पास ऑब्जेक्टिव होगा ना, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे इन्होंने संविधान बनाना स्टार्ट किया। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वही सारे पॉइंट है जो अभी वाले प्रियम्बल में, जैसे सॉवरन स्टेट, इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलनी चाहिए, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इंटीग्रिटी की बात करना, सॉवरेनिटी की बात करना है, ऐसी ऐसी जो टर्म्स है ना, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सारे जो पॉइंट है वो सब हमारे संविधान में होना चाहिए और हमारे संविधान इसी हिसाब से काम करे। क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में संविधान एक ऐसा कानून बना दे जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 22 फरवरी 1947 को, क्योंकि और मतलब इनिशिएट किया था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन सारे हाउस का उस पर सहमति होता तभी तो पास होता। तो प्रियम्बल इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो अभी वाला जो प्रियम्बल है वो मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। उसके बाद क्या होता है 1947 में, अभी भी दंगे उंगे हो रहे हैं, अभी भी मुस्लिम लीग नहीं आ रहा है, मुस्लिम लीग अभी भी बहुत दुखी है। तो माउंटबेटन आते हैं लॉर्ड वॉवेल के जगह पे, वायसराय बनते हैं। अब माउंटबेटन का प्लान कुछ और था। अब माउंटबेटन का प्लान था कि हम इंडिया को, क्योंकि बातों से काम नहीं चल रहा है, मुस्लिम लीग मान ही नहीं रहा है, हमें क्या करना होगा, दो को बांटना ही होगा। तो 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, बना देते हैं, पार्टीशन भी हो जाता है और बताते हैं कि, और इस दस्तावेज पर मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों साइन कर लेते हैं क्योंकि वही दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद 1947 को पार्टीशन होता है, 1947 को में फिर इंडिपेंडेंस ही होता है, दोनों का अलग अलग डेट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस होता है पहली बार 1948 में। 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है पूरी तरह फोर्स में, 1950 26 जनवरी 1950 को। कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम द सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी, पहले जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी नहीं था, क्योंकि बैठ तो गया था 26 जनवरी 9 दिसंबर 1946 को ही, लेकिन आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद सॉवरेन बॉडी बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकम, देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पहला पार्लियामेंट बन गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यूज कब तक था, यूज था जब तक हमारा संविधान ना बन जाए, और हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो उस बीच जो कुछ डिबेट वगैरह होना था ना, लोग बैठते ना, क्योंकि चुनाव के आए थे, नहीं चुनाव कब होते, जब पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, उससे पहले जो इंटीरियम गवर्नमेंट थी वो भी तो बैठती ना। चुनाव से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के सबसे ऊपर कौन थे, सबसे ऊपर थे स्टार्टिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन चले गए तो उसके बाद सब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था। और पहले स्पीकर कौन थे, पहले इंडियन स्पीकर कौन थे, जीवी मावलेनकर। क्लियर है ना। मतलब माउंटबेटन के बाद कुछ समय के लिए, उसके बाद तो फिर जब संविधान हमारा आ गया तो इसके बाद जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये अलग है। पहले गवर्नर जनरल जो इंडियन थे ये अलग है। ये है पहले स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में आप बैठ रहे हो तो लोकसभा में एक स्पीकर होगा ना, उनका नाम है जीवी मावलानकर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या अडॉप्ट किया, संविधान तो किया ही किया, और क्या क्या किया। सबसे पहले
क्योंकि अब देखो, आप टाइम लाइन से ये समझ जाओगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा उस समय सबसे पहले हमारी किस चीज़ की ज़रूरत रही होगी? हमें ज़रूरत रही होगी एक फ्लैग की। तो फ्लैग क्या हुआ? ऑब्वियसली आज़ादी से पहले हमें चाहिए था, तो 22 जुलाई 1947 को कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इस दिन हो गया, पूरा तो फॉर्म में आया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हमें कब ज़रूरत थी? जब हमारा देश संविधान बन गया था, उससे जस्ट पहले 26 जनवरी को हमारी ज़रूरत थी, तो हमने 24 जनवरी को दोनों मतलब अडॉप्ट कर लिया। और राजेंद्र प्रसाद जी को पहले प्रेसिडेंट बने, ये भी 24 जनवरी 1950 को बने, और लास्ट सेशन भी इसी दिन था। लास्ट सेशन के दिन ये सब कुछ अडॉप्ट कर लिए। उसके बाद ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट वीडियो में चलिए मैं मेजर कमेटी एटलीस्ट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो सब लोगों को काम बांटा गया कि भाई आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करो, आप इस टॉपिक पे डिस्कस करो, आपका काम सिर्फ फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक है। तो जो टोटल मेजर 8 कमेटी थी, देखो कमेटी तो बहुत थी, 15 मतलब टोटल 23 कमेटी थी, लेकिन जो 8 थी वो मेजर कमेटी थी। क्वेश्चन आएगा तो मेजर कमेटी से ही आएगा। तो जो सबसे पहले तीन कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू खुद थे। किस किस के? यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी, इन तीनों के का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे कि इन तीनों के रिलेटेड कोई संविधान बनाया जाएगा। तो सब कुछ लिखाने के बाद फाइनलाइज होने या डिस्कशन के लिए, मुद्दा रखने के लिए सब किसके पास जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू के पास। उसके बाद प्रोविंशियल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी और द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कमेटी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हेड थे वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। और एक और है कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी हेड के प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद कुछ फैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इसमें जब अडॉप्ट किया उसमें 395 आर्टिकल थे, 8 पार्ट थे। प्रियम्बल इनेक्ट किया गया सबसे बाद में, जब पूरा हमारा संविधान तैयार हो गया उसके बाद में। BR अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको मॉडर्न मानू बोला जाता है। उसके बाद माइनर कमेटी आप देख सकते हो कौन कौन थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? वन से हाँ, यही है, बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है, देखो शेड्यूल बचा हुआ है और कहाँ से हमने लिया है, कौन सा आर्टिकल, वो हमें करना है बचा हुआ। और चलिए, और फीचर्स, सम स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सा आर्टिकल हमने कहाँ से लिया है, जो बोरोइंग फीचर है हमारा, और शेड्यूल जो है 25, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।